एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपको हम बताएंगे कि पहले जो वीडियोस बनाए गए हैं उसको भी आप ध्यान से, हम आशा करते हैं, देखे होंगे, क्योंकि ये सब वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्या होता है फिजिक्स में। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला आपको होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको जो है निश्चित रूप से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको फार्मूला जब मालूम हो जाए तब फिर फार्मूले में कैसे वैल्यू रखी जाए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से एक बढ़िया मार्क्स भी पाएंगे और साथ ही साथ फिजिक्स आपको इतनी आसान लगेगी कि आप दूसरे को भी पढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है फिजिक्स के लिए कि आप खुद अपने में विश्वास आप में है कि नहीं, कि न्यूमेरिकल आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। ये तभी दूर होगा जब आपको फिजिक्स अच्छी तरह से समझ आएगी, और समझ तभी आएगी जब आप बढ़िया से उसको क्लियर अपने बार बार उसको पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो आपको फिजिक्स एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं बिताने देते हैं और इससे आपको आगे के जो है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम आपको आसानी से समझा दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस में आपको क्या करना, देखिए ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया है पहले ये देख लीजिए। व्हाट हैपेंस टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड। तो जब सबसे पहले यहाँ आप क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखिए, K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डबल। तो देखिए K काइनेटिक एनर्जी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखिए K इज इक्वल टू हाफ आई, अब इसको डबल कर दिया जाए तो ओमेगा को, तो 2 ओमेगा यहाँ लिख देंगे, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो जब डबल कर देंगे तो देखिए कितना हो जाता है, K2 की वैल्यू ये K2 हो गई, ये K1 हो गया, ये मान लीजिए आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 हो गया। तो यहाँ रख देंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देख रहे हैं क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। जो K2 हुई वो क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। तो इस तरह से अगर हम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाइए, और एंगुलर वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो एक बार आप फिर समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हम ओमेगा को यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लीजिए C लिख देते हैं, ओमेगा को हम यहाँ पर दुगना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगी, 4C ओमेगा स्क्वायर। यहाँ C कांस्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन
इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का संबंध किससे है? एंगुलर वेलोसिटी से संबंध दिखाया जा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर से संबंध है। तो बच्चों देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। फिर से फार्मूला याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K=12I⍵² होता है। इसमें I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए चाइल्ड स्पिन्स टॉप बाय द अप्लाइंग टॉर्क of 4 Newton. What is the rate of change of angular momentum if the moment of inertia is 2 kg/m²? तो देखिए टार्क इसमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो आप ये लिख लीजिए कि क्या क्या इसमें वैल्यू दी हुई है। देखिए टार्क की वैल्यू क्या दी हुई है आपको। टार्क = 4 Nm, ये दिया हुआ। फिर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = इतना है 2 kg/m²। तो क्या फार्मूला लगाएंगे? देखिए फार्मूला आपको जैसा कि जानती हैं, टार्क इज डायरेक्ट इक्वल टू dl/dt। dl/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। dl/dt ये है जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 न्यूटन टार्क है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो भी 4 ही गुना हो जाएगा इसकी जो है। अगर हम 4 गुना इसका टार्क बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 4 गुना बढ़ जाएगा। तो एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो फार्मूला लिखिए। टार्क = dl/dt। इसमें ये ध्यान दीजिए कि dl/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब कि समय के साथ एंगुलर मोमेंटम कैसे बदल रहा है, ये T1 हो गया। अब ये कह रहा है कि एक जो बच्चा है वो घुमा रहा है अपने लट्टू को, तो उसको जो है 4 न्यूटन टार्क उस पर क्या लगा दे रहा है? 4 गुना 4। तो ये इतना गुना इसमें लगा दे रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 4 गुना इसका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 रेडियन/सेकेंड। रेडियन/सेकेंड इसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी राशि करती है एंगुलर मोमेंटम को, ये आपको देखना है कि एंगुलर मोमेंटम को सबसे ज़्यादा कौन सी राशि प्रभावित करती है। तो आप जानते ही हैं L = I/ω और L = क्या होता है? mR²ω। तो देखिए m और ओमेगा को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर m और r²। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या हुआ कि कौन से ज़्यादा प्रभावित करेगा? क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r जो है उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये डबल से हो जाएगा तुरंत। स्क्वायर है इसलिए L सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होगा? r से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन
जो है इससे ये ज़्यादा प्रभावित होगा, क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो एक बार फिर से आप इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे इसको करिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव डाल रहा है, ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एंगुलर मोमेंटम किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो फार्मूला लिख देंगे, यल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो देखिए, यल किन किन बातों पर, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और दूसरा जो है ओमेगा पर निर्भर कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इसका फार्मूला लिख देंगे एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू यम ओमेगा आर स्क्वायर। अगर इस दोनों वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हो जाएगा ना। अब आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यल जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है सबसे ज़्यादा किससे, आर से, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर में आ रही है, स्क्वायर में, इसलिए एंगुलर मोमेंटम प्रभावित होगा आर से। दैट इज, किसको क्या कहेंगे, एंगुलर, देखिए यही आंसर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उस वस्तु की। तो आशा करते समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का हल आपको करना है, इस तरह से समझ करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द टार्क अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, टार्क जो लगाया जा रहा है अपन, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए फिर यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, देखिए टार्क से संबंधित, टार्क एज यू नो दैट टार्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टार्क किस पर डिपेंड कर रहा है, ये यल, डी एल अपान डी टी, डी एल अपान डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, जहाँ रेट शब्द आए इसका मतलब वो समय से संबंधित है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ डी एल अपान डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टार्क सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है डी एल अपान डी टी पर। तो अगर इसको हम डबल कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम डबल कर दिए, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए डबल करने पर ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान दीजिए, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लगाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए रोटेटिंग सिस्टम। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहती है जब हम एक्सटर्नल फोर्स, देखिए यहाँ समझ लीजिए दो फोर्स होते हैं, एक तो फोर्स एफ जो होता है, दो ढंग के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, और दूसरा जो है इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आप फोर्स लगाते हैं, और इंटरनल मतलब जो अंदर से फोर्स लगता है। तो जब बाहर से आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु जो है चलने लगती है या घूमने लगती है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो यहाँ लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से आप कोई फोर्स को लगा रहे हैं। जबकि इंटरनल फोर्स होता है अंदर, जैसे अब इलेक्ट्रॉन अपने आप ही अंदर नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो इंटरनल फोर्स अगर कोई लगा रहा है तो इंटरनल होगा, वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगेगा या नाभिक के द्वारा लगेगा, तो इंटरनल होता है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या आता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई फोर्स किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जा रही है। तो देखिए क्या करना है इसमें, विच ऑफ द, देखिए इन विच
in the absence of external force which of the following quantities remains constant for a rotating system। पहला आंसर है एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा चॉइस है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि एंगुलर मोमेंटम यल जो है, एंगुलर मोमेंटम यल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एंगुलर मोमेंटम यल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर जब हम आप फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है फोर्स, या फोर्स जो है डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर फोर्स को आप जीरो कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट, अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो दोनों मतलब एक दूसरे से वो हैं। तो इस तरह से आप देखिए, तो इसका क्या आंसर होगा, जब आप ऑप्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, कोई यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और कोई भी नहीं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं होगी कांस्टेंट, इसमें देखिए ये लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रभावित नहीं। इस तरह से फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन जो है एंगुलर मोमेंटम से होगा, तो इसका आंसर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो चलिए आगे अब इसके नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, in which of the following situations is a angular momentum conserved, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, किस सिचुएशन में इसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व, कब स्थिर रहेगा, जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो यही क्वेश्चन देखिए फिर इस तरह से पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज, इस नीचे वाले जो दिए गए विकल्प हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर कंजर्व रहेगा, नहीं बदलेगा। तो देखिए पहला है ए रोटेटिंग डोर इज पुश्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स, एक डोर जो दरवाजे को हम किसी फोर्स के द्वारा हम इसको वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम बदलेगा ही बदलेगा। फिर देखिए दूसरा विकल्प क्या है, ए प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन विथ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। हाँ यहाँ देखिए सन के चारों ओर कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखिए तीसरा, ए स्पिनिंग टॉप स्लोज डाउन ड्यू टू द फ्रिक्शन। देखिए यहाँ भी फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ भी इसके भी विकल्प नहीं होगा। फिर अगला जो है, ए कार इज मूविंग अराउंड द कर्व, यहाँ भी फोर्स लगेगा, जब तक कार मूव कर रही है इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उस पर लग रहा है, तो लग रहा है इसका मतलब वो कार पर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ए प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन विथ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा चीज़ करती है एंगुलर मोमेंटम को? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, एंगुलर मोमेंटम यल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। यहाँ पर आई क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा है। तो देखिए यल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो देखिए आर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की। चूँकि ये स्क्वायर में है इसलिए यल को ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, ए सॉलिड डिस्क एंड हॉलो रिंग of the same mass and radius are rolling down an incline which reaches the bottom first। देखिए दो चीज़ें हैं, क्या कहीं एक डिस्क है ऐसे समझ लीजिए और दूसरा सिलेंडर है इस तरह से। तो ये दोनों रोल कर रहे हैं, मतलब कि गिर रही हैं, ऐसे चल रही हैं, एक रास्ते पे ऐसे रोल कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कौन सा ज़्यादा, विच रीचेज द बॉटम फर्स्ट, सबसे पहले डिस्क पहुंचेगा या ये सिलेंडर पहुंचेगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए डिस्क की रेडियस क्या होती है, कम होती है। डिस्क की रेडियस क्या होती है, कम होती है। देखिए ए सॉलिड डिस्क हैज ए स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप ये भी समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यहाँ फार्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देखिए ये किस पर डिपेंड करता है, आर पर और मास पर। डिस्क छोटी होगी और आर भी जो है छोटा होगा, तो चूँकि डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सबसे कम होगी इसलिए ये सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क हैज़ ए स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट, और जब स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी तो जल्दी से पहुंच जाएगी, मतलब इसकी जो है स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो डिस्क और सिलेंडर दोनों एक ही साथ जब रोटेट करते हुए गिराए जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगा, क्योंकि इसकी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल है, कम है, तो एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होगा, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इन द absence ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स which ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए रोटेटिंग सिस्टम। देखिए क्या है, इन द absence ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स which ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए रोटेटिंग सिस्टम। देखिए कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो कौन सी जो राशि है वो कांस्टेंट होगी। देखिए अब्सेंस, किसके अब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्स के। देखिए तो जब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स पर सीधा सीधा डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, नहीं लगा रहे हैं, तो ये कंजर्व होगा, मतलब कि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम यल विल नॉट चेंज, वो कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का सीधा संबंध एक्सटर्नल फोर्स से है। तो याद रखिए, देखिए इसमें क्या चीज़ याद रखना है आपको, बार बार हम समझा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स करता है एक्सटर्नल फोर्स पर। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ द टार्क अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड,
व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए टार्क जो है आप ये जानते हैं, टार्क इज इक्वल टू DL, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम टार्क को डबल कर देंगे, ये टार्क है तो टार्क को हम डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब टार्क को अगर डबल करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डबल हो जाएगी, क्योंकि टार्क इज इक्वल टू DL अपॉन DT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं हम। देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपको हम बता ही दिए हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या क्या फार्मूला यहाँ लगाया गया। देखिए, एक तो ये लगाया गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दूसरा हमने लगाया टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, थर्ड क्वेश्चन लीनियर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये सब फार्मूले यहाँ पर अभी तक यूज हुए हैं, इसको याद रखिए, तब आप आगे के भी क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है बेटे इसमें कि क्या हम इससे रिजल्ट क्या मिला हमको, क्या हम समझे। देखिए, जो जो हम फार्मूला हम बताए हैं आपको, फिर से आपको एक बार लिख दे रहे हैं। एक तो पहले तो हमने आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज किया, दूसरा हमने क्या किया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा का यूज किया, टार्क इज इक्वल टू DL अपॉन DT यूज किया। तो ये सब फार्मूला हम आपको यूज किए हैं, जिसके आधार पर ये सारे न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। तो अंत में हम आपको फिर से एक ट्रिक दे देते हैं कि देखिए, जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपको फार्मूला मालूम होगा। फार्मूला जब तक याद नहीं रखे, पहला तो आपने बताया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा जो है फार्मूला क्लियर होना चाहिए, क्या फार्मूला, और तीसरा जो है उस फार्मूले में कैसे वैल्यू रखें कि वो क्लियर हो जाए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं एग्ज़ाम में। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिए तो आपको हम बता दें कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हो सकता है आपको एक बार पढ़ने पर वो क्वेश्चन समझ में ना आवे, फिर आप दोबारा उसको पढ़िए, और दोबारा जब पढ़ेंगे तो उसी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ही ज़्यादातर उसमें आंसर छिपा रहता है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ये हम सीरीज चला रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब जो है कुछ जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा है कि इसमें से निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और फिर हम आगे आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उसके लिए आपको पुनः हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। और देखिए, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि पूरे वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ा सा देखे छोड़ दिए, 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, फिर छोड़ दिए, तो आप कोई भी चीज़ क्लियर, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखिए, ये एकदम दिमाग में बैठा दीजिए। अगर आप फिजिक्स के लिए हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं रखना चाहिए। आप मान लीजिए वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट देखे, 1 मिनट आधा मिनट देखे, अरे अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया आपने, तो क्या देखिए उसको ध्यान से। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा सुनेंगे, देखेंगे, अब आधे घंटे का ही वीडियो होता है तो उसमें कम से कम आधा घंटा तो आप देखिए ही,
और तब देखिए उसको कितना आपका माइंड क्लियर हो जाता है। क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं पढ़ाते, हम लोग भी 30-30 40-40 साल तक फिजिक्स के पूरी तरह से ज्ञान लेने के बाद ही ये सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आपको मालूम ही है कि बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। और ज्ञान तभी आएगा जब आप उसको अंदर से समझेंगे, डीपली उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तब आप अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल भी एग्जाम में कर सकेंगे। क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अधूरा पढ़ेंगे, तो कभी भी आपको अपने भरोसा आएगा ही नहीं और एग्ज़ाम के दौरान आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन, माइंड का कंसंट्रेशन इस्तेमाल करिए। दूसरा, घबराइए नहीं कभी भी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते कि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और तीसरा जो होता है ज्ञान जरूरी है, डीपली ज्ञान, मतलब ये आधा अधूरा नहीं ज्ञान होना चाहिए। तो आप श्योर सक्सेस हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि फिजिक्स के 100 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 95 मार्क्स तो आप पा ही जाएंगे। हमारे अगर लेक्चर आप सुनते रहेंगे तो 95, क्योंकि हम हर लेक्चर में आपको ट्रिक भी बताते हैं और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो पुनः बेटे आप लोगों को मेरा धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम आगे आपको नए नए वीडियो दे सकें, आप उसे देख सकें। क्योंकि हम हर रोज़ एक न एक वीडियो ज़रूर डालते हैं और पूरे फिजिक्स की सीरीज चला रहे हैं, जो कि पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम तक आएंगी। कम से कम 1000-2000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे आंकिक प्रश्न हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, एकदम मास्टर आपको बना देंगे। तो धन्यवाद बच्चों।